नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आगामी महीने अक्टूबर में शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले बड़ा फैसला लिया। जिले में पंचायती राज चुनाव के संपन्न होने के बाद पंचायत समितियों ने अपनी पार्टियों का प्रधान बिठाने के लिए कांग्रेस एवं भाजपा नेताओं ने प्रत्याशियों को बाड़ाबंदी कर दी। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानंद यूनिवर्सिटी के आयुष मंत्रालय के आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किया। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से लंबित मांगों को लेकर 10 सितंबर को प्रदेश भर में बेरोजगार विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 52 स्कूलों के विकास के लिए 2 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट जारी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने आगामी महीने अक्टूबर में शुरू होने जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले बड़ा फैसला लिया। करीब 2 लाख भूखंडधारियों को बड़ी राहत दी। ये ऐसे भूखंडधारी है जिनकी कॉलोनियों के नियम कैंप तो लगाए गए, लेकिन उन्होंने अब तक अपने भूखंडों या मकानों का पट्टा नहीं दिया। ऐसे प्रकरण में जब से नियमन कैंप लगा है तब से अब तक 15% की दर से ब्याज वसूला जाता है, जो अब तक नहीं लगेगा। नगरीय विकास विभाग ने गुरुवार को एक आदेश जारी करते हुए यह छूट देने की घोषणा की, जिसका लाभ मार्च 2022 तक मिलेगा। यह लाभ केवल 17 जून 1999 से पहली बसी कॉलोनी वालों को मिलेगा। इसके बाद बसी कॉलोनी के मामले में सरकार ने कोई राहत नहीं दी। नगरीय विकास विभाग और जयपुर जेडीए के अधिकारियों की माने तो इन दोनों की तरह से कैटेगरी के पूरे प्रदेश भर में लगभग 2 लाख लोग ऐसे हैं। जयपुर जेडीए रीजन में ही इस तरह के 41,000 ज्यादा भूखंडधारी है। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार ने प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस अभियान में पूरे प्रदेश में 10 लाख पट्टे जारी करने का लक्ष्य रखा। इसके लिए पिछले दिन संभागवार नगरीय विकास विभाग, यूआईडी और स्थानीय निकायों के अधिकारियों संग बैठक की थी। उनके यहाँ आ रही समस्याओं को जाना था। जिले में पंचायती राज चुनाव के संपन्न होने के बाद पंचायत समितियां अपनी अपनी पार्टियों का प्रधान बिठाने के लिए कांग्रेस एवं भाजपा नेताओं ने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी है। शिकराय में भाजपा ने पहले चरण के बाद ही प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी, लेकिन तीसरे चरण के चुनाव के बाद कांग्रेस ने सिकराय सिकुंदरा पंचायत समितियों के पार्टी एवं निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ एक बाड़ाबंदी की। दोनों ही पार्टियां निर्दलीय व बसपा प्रत्याशियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। ऐसे में जिनके पास अधिक निर्दलीय होंगे उसकी पार्टी का प्रधान बनना तय है। इसके लिए दोनों ही पार्टियों के नेता लगातार भागदौड़ में लगे हुए हैं। दोनों ही पार्टी अपना अपना प्रधान बनाने के दावे कर रही है, लेकिन 4 सितंबर को चुनाव परिणाम के बाद जीत कर आने वाले प्रत्याशियों से तस्वीर साफ होती है। फिलहाल पार्टियां रुझानों में हारने वाले प्रत्याशियों को बड़ी बाड़ाबंदी कर रही है। सूत्रों की माने तो दोनों ही पार्टियां सभी प्रत्याशियों को अजमेर जिले में रखा है। सिकराय पंचायत समिति के 21 वार्डों में कांग्रेस भाजपा के 42 सहित कुल प्रत्याशियों में किस जीतें मिलेगी, यह 4 सितंबर को होने वाली मतगणना के बाद ही तय होगा। हालांकि चुनाव के बाद आए रुझानों में दोनों ही पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, इसलिए प्रधान पद हासिल करने के लिए 3 से 4 निर्दलीय को शामिल करना जरूरी होगा। दोनों ही पार्टी के नेता निर्दलीयों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जिसके पास ज्यादा निर्दलीय होंगे, प्रधान भी उसी पार्टी का बैठेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानंद यूनिवर्सिटी में आयुष मंत्रालय के आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आयुष सप्ताह मना रहा है। इस मौके पर मंत्री सोनोवाल ने आयुर्वेदिक को महान चिकित्सा पद्धति बताया और आयुर्वेद से आम लोगों का इलाज करने की बात कही। केंद्रीय आयुष मंत्री ने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स और 60 वर्ष के ऊपर लोगों को गिलोय के पौधे भी दिए। कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने मंत्री का स्वागत करने के बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था की गतिविधियों और पिछले 4 सालों में कराए गए विकास के कामों पर एजुकेशनल एक्टिविटी की जानकारी दी। इस दौरान आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कैंपस का निरीक्षण कर सभी विकास और निर्माण के कामों को, एजुकेशन और रिसर्च मेडिकल एक्टिविटीज की जानकारी ली। उन्होंने संस्थान में काम कर रहे आयुर्वेदिक डॉक्टर, शिक्षकों और स्टूडेंट और कर्मचारियों से बातचीत भी की।
राजस्थान महासंघ की ओर से लंबित मार्गों को लेकर 10 सितंबर को प्रदेश भर के बेरोजगार विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार से लिखित समझौता हुआ था। सरकार के मंत्रियों ने ही बेरोजगारी की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने इसकी मांग पूरी नहीं की। अब प्रदेश भर को परेशान बेरोजगार अब सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन करेंगे। राजस्थान बेरोजगारी एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव ने बताया कि सरकार पिछले लंबे समय से लंबित भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकी। इसकी वजह से हजारों की संख्या से अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ा। पिछले लंबे समय से नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई, जो राजस्थान के शिक्षित युवाओं के लिए परेशानी का कारण बन गई। लेकिन सरकार में बैठे लोग सिर्फ बेरोजगार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रदेश के बेरोजगार युवा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। उपेन्द्र ने आगे कहा कि पिछले लंबे समय से राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण आम छात्रों के लिए परेशानी का कारण है। ऐसे में सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। इसके तहत जो भी व्यक्ति पेपर लीक करता है या फर्जी डिग्री का उपयोग करता है, उसे 10 साल की जेल, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। साथ ही राजस्थान में सरकारी नौकरी के दौरान इंटरव्यू प्रक्रिया भी समाप्त होनी चाहिए, ताकि आम छात्रों को योग्यता के आधार पर मौका मिल सके। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 52 स्कूलों को विकास के लिए 2 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट जारी हुआ। इनमें से 48 स्कूल सिर्फ लक्ष्मणगढ़ के हैं, जहां लगभग 2 करोड़ रुपए से ज्यादा विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का विधानसभा क्षेत्र है। विकास कार्य के बजट पर हुए विवाद के बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में सफाई दी। उन्होंने कहा कि विवाद इस तरह से बढ़ गया जैसे में 100 करोड़ लेकर आया था, जबकि पैसा नहीं है। सिर्फ 2 करोड़ का बजट जारी हुआ। लक्ष्मणगढ़ की जनता ने मुझे 3 बार चुनकर विधानसभा भेजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी मुझ पर आशीर्वाद है। ऐसे में अगर मंत्री में रहते हुए भी लक्ष्मणगढ़ में काम नहीं कर पाया तो मुझे मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रदेश भर में ट्रांसफर के लिए शिक्षक मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उन्हें एक ही बात कहना चाहता हूं कि नियम आधार पर आपका ट्रांसफर होगा, लेकिन लक्ष्मणगढ़ के सभी लोगों को फिर से लेकर आऊंगा। सेकंड ग्रेड व्याख्याता, फर्स्ट ग्रेड प्रिंसिपल बाबू, एक भी व्यक्ति अगर लक्ष्मणगढ़ को रह गया जिसका ट्रांसफर नहीं हुआ तो मुझे बता देना। 24 घंटे में उसको ऑर्डर को जारी कर लक्ष्मणगढ़ लाऊंगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। चाय तैयार है। मैं चेंज करके आती हूँ। मैं चेंज करके आती हूँ। लायरा का नया कलेक्शन, बहाने कम पड़ जाएंगे पर स्टाइल्स नहीं। लायरा, टाइम टू स्टाइल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। माधोपुर, जयपुर और जयपुर सवाई माधोपुर के बीच रोजाना सैकड़ों पैसेंजर अप डाउन करते हैं, जो अब 2 रेल मंडल के बीच पेंच फंसे होने के कारण एमएसटी की सुविधा से मोहताज है। फिलहाल एमएसटी की सुविधा जयपुर से देवपुरा तक दी जा रही है। इस कारण जयपुर से देवपुरा तक अलग रेल मंडल है, जबकि सवाई माधोपुर से बयाना तक अलग रेल मंडल है। इस कारण इसी रूट पर चलने में से एकमात्र पैसेंजर ट्रेन जयपुर बयाना में अप डाउन करने वाले पैसेंजरों की एमएसटी की सुविधा नहीं मिल पा रही। कोरोना का प्रकोप घटने के बाद अब रेलवे ने सभी ट्रेनों का संचालन वापस शुरू कर दिया। रेलवे की ओर से कई जगह एमएसटी सुविधा भी शुरू कर दी गई है। जयपुर बयाना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में रेलवे ने सवाई माधोपुर से बयाना तक अप डाउन यात्री के लिए मासिक सीजन टिकट शुरू कर दिया। जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच यात्रियों के लिए एमएसटी की सुविधा अभी शुरू नहीं हो सकी। जयपुर से सवाई माधोपुर के बीच 11 रेलवे स्टेशन है। इसी ट्रैक के बीच दर्जनों गांव के लोग प्रतिदिन अप डाउन करते हैं। जयपुर से सवाई माधोपुर रेल मार्ग के बीच स्टेशनों पर एमएसटी की सुविधा शुरू नहीं होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। जिले के प्रतिदिन अप डाउन करने वाले लोगों का कहना है कि जयपुर बयाना ट्रेन में एमएसटी की सुविधा शुरू नहीं होने से परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि 3 गुना राशि का टिकट कटवा कर यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में अगर इस रेल मार्ग पर भी एमएसटी की सुविधा शुरू हो जाए
तो सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी। पंचायत चुनाव की वोटिंग खत्म होने के साथ ही कांग्रेस बीजेपी के जिला परिषद सदस्यों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई। बाड़ेबंदी करवाने वाले विधायक और पार्टी नेता रिजल्ट को लेकर जरूर टेंशन में हैं, लेकिन उम्मीदवार इसे खूब एंजॉय कर रही है। ऐसा सियासी मेहमान नवाजी का कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भरपूर आनंद उठा रहे हैं। उम्मीदवारों को अच्छे होटल और रिजॉर्ट में ठहराया गया। ग्रामीण बैकग्राउंड के कई उम्मीदवारों की 5 स्टार मेहमान नवाजी रास आ रही है। 4 सितंबर को हारने वाले उम्मीदवार इस 5 स्टार बाड़ेबंदी में भी बाहर आ जाएंगे। तब तक इसका भरपूर आनंद उठाया जाएगा। बाड़ेबंदी के दौरान कोई कृष्ण रूप धरकर लीला कर रहा है तो कोई फोक डांस पर डांस कर रहा है। जयपुर के आसपास के होटलों में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को विधायकों की देखरेख में रखा गया था। ज्यादातर उम्मीदवार ग्रामीण बैकग्राउंड के हैं, इसलिए बाड़ेबंदी में डांस के साथ फोक शॉप का भी आनंद उठा रहे हैं। हेरिटेज होटलों में रुके हुए जयपुर जिले के उम्मीदवार दिन में कई बार फोटो सेशन करवा रहे हैं। विराटनगर क्षेत्र की महिला उम्मीदवारों ने सामूहिक गीत गाए। टोक्यो पैरा ओलंपिक में देश के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले जयपुर की बेटी अवनी आज फिर से मेडल के लिए मैदान में उतरेगी। अब से कुछ ही देर में टोक्यो में अवनी 50 मीटर एयर राइफल महिला प्रतिस्पर्धा में खेलेगी, जहां वह दुनिया भर की महिला शूटर्स के साथ मुकाबला करेगी। अवनी ने मैच से पहले जयपुर में उनके लिए दुआओं का दौर शुरू किया। अवनी ने भाई अरवन नव से बताया कि 10 मीटर के साथ अवनी की 50 मीटर में भी काफी अच्छी तैयारी है। ऐसे में हमें पूरी उम्मीद है कि अवनी फिर से मेडल जिताएगी। इससे पहले जयपुर के रहने वाली अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में भारत का पहला गोल्ड दिलाया। फाइनल में पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरिना शिटनिक को रिकॉर्ड की बराबरी की। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। हालांकि इसके बाद 1 सितंबर को अवनी ने 10 मीटर मिश्रित एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाइड राउंड में ही बाहर हो गई। अवनी के परिवार ने बताया कि खेल के साथ पढ़ाई भी में अव्वल है। अवनी के दादा जीआर लेखरा ने बताया कि अवनी का जयपुर टोक्यो तक का सफर काफी संघर्ष भरा रहा था। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए मंथली सरकार को करारा जवाब दिया। पूनिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज्य में भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण तक में भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में एंटी इनमेक्सी का माहौल बन गया है। बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, किसानों की पूरी कर्ज माफी, बेरोजगारी समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ एंटी इनमेक्सी है। समय से पहले प्रदेश के किसानों और युवाओं में किसी भी सरकार के खिलाफ ऐसा गुस्सा पहली बार देखा। सतीश पूनिया ने कहा, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया। जन्म पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक ये इनकी जड़ें शामिल हैं। यह पहली बार राजस्थान में देखा गया। इसका मतलब गहलोत सरकार ने कई तरीकों से भ्रष्टाचार को संस्कृति में बदला है। अयोध्या में दिसंबर 2023 तक राम मंदिर का निर्माण का काम पूरा किया जाना चाहिए। गर्भगृह में राम लल्ला को बिठाने के बाद राष्ट्रीय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तैयारियां शुरू कर दी। राजस्थान में 15 मजदूर अयोध्या पहुंचे। उन्होंने उपयोगी पत्थरों को चिन्हित कर उन्हें तराशने का काम शुरू किया। उसके बाद उन पर नक्शाशी की। कार्यशाला में रखे हुए 70,000 घनफीट पत्थरों में से करीब 30,000 घनफीट पत्थर मंदिर निर्माण में इस्तेमाल होने के लायक बताए जा रहे हैं। इनकी नक्काशी शुरू होने के बाद जैसे जैसे कारीगरों की जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार कारीगर बुलाए जाएंगे। इस ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के अनुसार राजस्थान के कारीगर अपनी सुविधा व जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। वे कभी भी नक्काशी आरंभ कर सकते हैं। अभी कार्यशाला में रखे हुए पत्थरों को तराशने का काम चल रहा है। अयोध्या में 1990 से पत्थर तराशी का काम चल रहा है। राम जन्मभूमि का दर्शन कर राम जन्मभूमि कार्यशाला का निरीक्षण किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उन्हें कार्यशाला व पत्थरबाजों की जानकारी दी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। Everybody loves to wear
My Lyra. પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ. વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત. ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો. કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત, જનતાના મુખે. દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। नागौर में एनएच पर डीजल के नाम पर अवैध केमिकल सप्लाई और बिक्री का कारोबार खुलेआम हो रहा है। कुचेरा पुलिस ने गुरुवार देर रात कुचेरा बस स्टैंड व भैरोजी चौराहे के बीच एक गोदाम पर कार्यवाही करते हुए सफेद केमिकल तेल का जखीरा पकड़ा है। मौके से केमिकल जब्त कर गोदाम में करीब 200 ड्रम बूस्टर मशीनें, एक ट्रक और एक पिकअप और 3000 लीटर क्षमता का एक टैंकर भी पुलिस ने जब्त किया। पंप मालिकों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने इसे बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। जब कार्यवाही करने पुलिस पहुंची तो मौके पर काम कर रहे कर्मचारी भाग निकले और तेल सप्लाई के पाइप खुले ही छूट गए। जो तेल जब्त किए गए वो टेम्पो से लेकर जेसीबी और ट्रक जैसे वाहनों में काम में लेते हैं। पुलिस ने नागौर रसद विभाग की टीम को कार्यवाही की सूचना दी। कुचेरा एसओएच राजपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि शहर में केमिकल तेल का गोदाम, ट्रक, टैंकर, पिकअप पकड़े गए हैं। रसद विभाग को सूचना दी जा रही है कि टीम के पहुंचने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुरैना में अंबाह पुलिस ने एसडीओपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाने वाले लड़के को राजस्थान से गिरफ्तार किया। आरोपी रविकांत मीणा ऑनलाइन गेम खेलते खेलते फर्जीवाड़ा करने लगे। उसने कई लड़कियों के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई। यही नहीं, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए मेरी आवाज़ बदलकर वॉइस मैसेज भी भेजता था, जिससे लोग को उसकी जाल में फंस जाते थे। यह लड़कियों की आवाज़ निकालने में इतना परफेक्ट है, लेकिन लोग इसे लड़की ही समझ लेते। इसके बाद उसने ब्लैकमेल कर रुपए मांगना शुरू किए। वहीं 15 लोगों की फर्जी फेसबुक आईडी और 10 लोगों की फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर पैसे ठग चुका। उसके बाद 200 लड़कियों के फोटो भी मिले। कुछ दिन पहले अशोक सिरजादी ने फर्जी फेसबुक का अकाउंट बनाया। इससे मैसेज भेजकर रुपए मांगे गए थे। रविकांत भी 2nd ईयर का स्टूडेंट है। पूछताछ में रविकांत ने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन लूडो खेलता था, इसके बाद गेम खेलता था और उसे गोल्ड कॉइन जैसे फर्जी पुरस्कार मिलते थे, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते थे। इसलिए लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाने का काम शुरू किया था। वहीं लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाई थी। जयपुर शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए निगम में नोटिस भेजना शुरू कर दिया। हेरिटेज निगम ने ट्रेड लाइसेंस के लिए गुरुवार को पहला नोटिस मुख्यालय के गेट के सामने रामचंद्र कुल्फी वाले को भेजा। नोटिस में 3000 रुपये का जुर्माना जमा नहीं करवाने पर 3 दिन में कार्यवाही की चेतावनी दी। नोटिस के विरोध में व्यापारिक संगठन और निजी अस्पताल उत्तर आए। जयपुर व्यापार महासंघ, जयपुर व्यापार मंडल और जयपुर लघु उद्योग एवं व्यापार महासंघ के बैनर तले अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने परिवहन मंत्री को नाराजगी जताई। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में लगातार लॉकडाउन में हर व्यापारी परेशान है। मार्केट में पैसा नहीं है, कारोबार ठप पड़ा है। इस पर सरकार नया टैक्स थोप रही है। उनका कहना था कि निगम कई सालों से बकाया 340 करोड़ रुपए यूडी टैक्स वसूल रही है। ट्रेड लाइसेंस के विरोध में शनिवार की दोपहर 12 बजे सभी व्यापारिक संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई। इसमें आंदोलन की आगामी रणनीति तैयार करके एक संघर्ष समिति की घोषणा की जाएगी। व्यापारियों की यह संघर्ष समिति वहां पहुंचेगी जहां निगम की टीम कार्यवाही करने जाती है। ललित सांचौरा ने ट्रेड लाइसेंस का विरोध करते हुए इसे रद्द की जाने की मांग की है। राज्य सरकार एक विभाग की शक्तियां दूसरे विभाग को देने की तैयारी कर रहा है। असल में सहकारिता विभाग ने गृह निर्माण सरकारी समितियों से जुड़े मामले की सुनवाई का अधिकारी को ऑपरेटिव डेप्यूटी रजिस्ट्रार को है, लेकिन अब जेडीयू उपायुक्त की सौंपे जाने की तैयारी है। अभी तक गृह निर्माण सोसाइटियों की अनियमितता, डबल पट्टा आवंटन के मामलों में सुनवाई सहकारिता विभाग ही करती है, लेकिन विभाग की शक्तियां जेडीयू के देने के बाद उपायुक्त इसकी सुनवाई करने लगी। इसके विरोध में जयपुर महानगर गृह निर्माण सहकारी समिति महासंघर्ष लामबंद हो गया। महासंघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश जैन ने कहा कि जयपुर शहर में विकसित योजनाएं गृह निर्माण सोसाइटियों की देन है, लेकिन जेडीयू अधिकारिता को मिली भगत
ग्रामीण इलाकों की सोसाइटियों अवैध कॉलोनी बसाकर अनियमितता बरताती है। 2001 कानूनी कार्यवाही उपायुक्त मुकाबले सहकारिता डेप्यूटी रजिस्ट्रेट को ज्यादा है। सहकारिता अधिनियम के अनुसार न्यायोपाचित नहीं है। महासंघ का विरोध है कि जेडीयू और सहकारिता दोनों का कार्यकाल अलग है। आमजन को कानूनी पेचीदगी का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में मानसून की बेरुखी से 10 जिलों में अभी से जल संकट हो गया। आधे से ज्यादा मानसून गुजरने के बाद भी प्रदेश के 300 बांध पूरी तरह खाली है। पाली जिले को सप्लाई करने वाली जवाई बांध में सिर्फ 10 फीट पानी बचा। यही वजह है कि पहली बार आधा मानसून गुजरने के बाद भी पाली में वाटर ट्रेन चलाने को नौबत आ गई। यहाँ 1 अक्टूबर से जोधपुर पानी की सप्लाई की जाएगी। इस पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिर भी लोगों को 4 दिन में एक बार पानी मिलेगा। इससे पहले 25 जुलाई 2019 को भी मानसून के दौरान वाटर ट्रेन चली थी, लेकिन तब तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ था। यही हाल जयपुर समेत 4 जिलों की प्यास बुझाने वाले बिसलपुर बांध का है। बिसलपुर बांध की दाएं नहर से हेक्टर पानी नजर आया था। जलदाय व जल संसाधन विभाग 15 सितंबर तक बारिश का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद पेयजल व सिंचाई की प्लानिंग की जाएगी। दोनों विभाग ने जोनल स्तर पर अफसरों की रिपोर्ट की तलब है। इसके बाद प्रस्ताव बनाकर सरकार से बजट मांगा जाएगा। बिसलपुर की बात करें तो इसमें केवल मार्च के पहले सप्ताह तक का पानी है। बारिश नहीं हुई तो पानी की कटौती हो सकती है। जयपुर अजमेर में स्थानीय स्रोत के तौर पर ट्यूबवेल खोदे जाएंगे। राजस्थान की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।